वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। भगवान आपका भाग्य का फल जरूर देता है, लेकिन इसलिए कर्म अच्छे किया कीजिए। इसी बात पे कहानी सुनाती हूँ। बहुत साल पहले मेहरगढ़ में एक राजा राज करता था। वो बहुत ही क्रूरता से राज करता था। वह ऐसा अपने प्रजा से कर वसूली करता था कि मानो कि जैसे उसने किसी दुश्मन के साथ बदला ले रहा हो। उसके नहीं रहने के बावजूद भी वो मार पीट करके ही उसे कर मतलब टैक्स की वसूली लेता था। इसी समय उनके घर में कोई उसकी ना संतान थी ना तो उनकी पत्नी थी। वो इतना क्रूर था कि उसके आसपास के राज्य में जब स्वयंवर के लिए उन्हें बुलाया जाता था तो चंद्रसेन को कम से कम नहीं बुलाया जाता था। चंद्रसेन राजा का नाम था। चंद्रसेन को नहीं बुलाया जाता था। लेकिन उसी की मंत्री थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन उनके ऐसे मंत्री थे जो कि वो अपने प्रजा के लिए बहुत ही हितकारी थे, लेकिन फिर भी राजा के आगे कुछ बोल नहीं पाते थे और उनका गुलाम बन के वो रहते थे। लेकिन वो कर भी क्या सकती है। उनकी जो पत्नी थी वो बहुत समझदार थी। उनकी पत्नी का नाम भागवती था। भागवती जो थी मंत्री की जो पत्नी थी भागमती, वो बहुत समझदार थी। उसने मंत्री से कहा कि आप क्यों नहीं बोलते हैं उनको कि आप राजा से ऐसा करके मना कीजिएगा। प्रजा बहुत दुखी रहते हैं। इतना दुख लेके, इतना कष्ट लेके पाप को कमाना नहीं चाहिए, लेकिन आप कुछ बोलते नहीं है। तो मंत्री ने कहा अगर मैं राजा को कहूँगा तो राजा मुझे मंत्री पद से हटा के मुझे कारावास में डाल देंगे। क्या तुम यही चाहती हो कि मुझे कारावास में डाल दे? और अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है। तो बोला नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, लेकिन ऐसा कीजिए कि ये योजना बनाइए जिससे राजा का सबक भी मिल जाए और उसे समझदारी भी आ जाए। बोले ऐसा करने से हमारे ही माथे पे लाठी मारा जाएगा। तो उनकी पत्नी, मंत्री की पत्नी ने कहा कि छोड़ो ये सब बातें को तो छोड़ ही दो, तब तो कोई फायदा नहीं है उसको समझाने से। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। राजा इतना क्रूर था कि उसके राज्य में कई साल से बारिश नहीं हुई थी और राज्य में राजवासियों के पास खाने के लिए अनाज तक के मुहैया नहीं था। लेकिन उसने जब राजा ने जब मंत्री को कहा कि जाओ सबसे कर वसूली लेके आओ, तो सभी गांववासी एक ही सुर में कहने लगे कि देखिए हमारे घर में तो बारिश के कारण इतना ये हो गया है, सुखाड़ हो गया है। राजा को तो इस समय हमारी मदद करनी चाहिए, ना कि हमसे कर की वसूली लेनी चाहिए। आप क्यों नहीं जाके बोलते हो? मंत्री ने जब राजा से जाके ऐसा बात कहा तो राजा गुस्से में आकर मंत्री पे ही क्रोधित करने लगा, लेकिन उससे कोई उपाय ना हुआ। तो जब वो अपनी पत्नी के पास गया, भाग्यवती के पास, तो उसने कहा कि क्या बताऊं, आज तो राजा एकदम मुझ पे मार डालने का ही ये किया हुआ है। जो अगर प्रजा का कर वसूली नहीं करेगा तो राजा हम ही को जान मार देगा। अब क्या करे जाए? तो कहा कि भागवती ने कहा कि सुनिए जी, ऐसा काहे नहीं करते हैं कि राजा की शादी करा दीजिए। बोले राजा की शादी करा देंगे हम, तो कहाँ से करा दे? कोई लड़की तो देने के लिए तैयार नहीं, किसी राज्य में भी हम नहीं जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि राज्य में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, राजा की शादी एक गरीब लड़की से शादी करा दीजिए, हमारे ही गाँववासी से की लड़की से, और उसको इस तरीके से राजा से सजाइए कि मानो जैसे वो कहीं की राजकुमारी हो। उसने कहा ठीक है, मैं ढूंढ के लाता हूँ। और भागवती ने कहा कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं इसका मतलब इसकी चिंता तुम मत करो, मैं उसको मतलब राजकुमारी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने बहुत सारी लड़कियों के देखा, लेकिन वैसी कोई लड़की नहीं मिली जो कि मंत्री राजकुमारी को बता सके। लेकिन फिर भी उसे एक सुंदर सुशील लड़की मिल ही गई जिसका नाम रत्ना था। वो गरीब रामू का बेटा था। तो रामू का बेटा था, तो रत्ना उसे मिल गई। उसके बाद वो लेके गया गाँव उसे अपनी पत्नी भागवती के साथ, और उसके बाद उसको पूरा राज्य का सारा चीज सजाया धजाया, समझाया, उसे पढ़ाने लिखाने में बहुत सारा
समय उसके साथ लगाया। और उसके बाद जब सब लग गया तो योजना के अनुसार जब मंत्री ने लड़की को कहा कि देखो तुम जाना और तुम कहना कि मैं 7 समुंदर पार से आई हूँ, मैं 7 समुंदर पार की राजकुमारी हूँ, या तो आप मुझे राजकुमार मतलब अपने पिता के पास भेज दीजिए और नहीं तो आप मुझसे विवाह कर लीजिए। यही बात आप राजा के साथ बोलिएगा। जैसे ही राजा ने देखा उस लड़की को कि भागवती ने इतना अच्छा से सजाया ही था कि उसको देख के वो मोहित हो गया। और मोहित हो जाने के बाद उसने कहा कि आप कहाँ से आए हो सुंदरी? तो उन्होंने कहा कि मंत्री ने कहा कि महाराज ये मुझे पास के जंगल में मिली थी, जो कि घायल अवस्था में मिली। तो उन्होंने कहा कि सुंदरी आप कहाँ से आए हैं? उन्होंने कहा कि मैं 7 समुंदर पार में सैर करने के लिए आई थी और अपने सहपाठियों के साथ बिछड़ गई हूँ। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो मेरे पिता के पास पहुँचा दीजिए, या तो आप मुझसे विवाह कर लीजिए। तो मंत्री ने कहा कि महाराज इतना दूर तो हम पहुँचा नहीं सकते हैं, तो ऐसा कीजिए कि आप विवाह कर लीजिए इनसे। तो राजा ने मंत्री के बात मानते हुए उसने विवाह कर लिया। अब विवाह जब संपूर्ण हुआ तो रानी ने कहा कि बताइए रानी, आप क्या मांगना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि राज के 5 साल की कर की वसूली माफ़ कर दी जाए। राजा क्रोधित होकर कहा 5 साल की वसूली? ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। बोला कि महाराज मेरे 5 बहन हैं, मेरे 5 बहन के शादी हुई थे, तो राजा उनके पति ने कुछ न कुछ जरूर भेंट उपहार में दिए थे, लेकिन आप अगर मुझसे है और मेरे पति कंजूस है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इसलिए बोले कंजूस की बात नहीं है महारानी, आप अगर चाहते हैं तो मैं बिल्कुल ये कर दूंगा, मतलब माफ़ कर दूंगा, कर वसूली माफ़ कर दूंगा। तो बोले ठीक है, जो आप माफ़ कर दीजिए। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं 5 साल का माफ़ कर दो। 5 साल के बाद माफ़ करने के बाद मानो मंत्री और प्रजा में तो मानो चहल पहल फैल गई हो, खुशहाली की लहर दौड़ गई हो। अब मंत्री रानी के अनुसार कार्य करते हुए राजा की प्रजा पूरा मतलब आराम से चलने लगी। लेकिन मंत्री की एक बात खाई जा रही थी कि मंत्री के पास अभी तक राजकुमारी का एक भी पुत्र या फिर संतान ना हुई थी। संतान ना होने से राजा फिर क्रोधित होने लगा था। तो उन्होंने कहा कि वो गांव में गए और अपने जो गुरुचार्य है उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा कि देखो मंत्री, तुम्हारा राजा बहुत क्रूर है और उसने बहुत पाप किए हैं और उसके पापों का सज़ा इतनी जल्दी माफ़ नहीं हो सकती है। इसीलिए वो जब तक वो सज़ा माफ़ ना कर ले तब तक उसको सज़ा मिलेगा ही। लेकिन ऐसा चिंता मत करो, रानी बहुत पुण्य प्रताप की है, इसलिए उसके घर में संतान जरूर होगा। कुछ ही महीनों के बाद उसने एक संतान को जन्म दिया। लेकिन जब संतान को जन्म दिया तो उसकी आधा सर समान इंसान की तरह था और आधा मिट्टी के थे। उसने दाई माँ ने आके कहा कि महाराज बच्चे तो हुए हैं लेकिन बहुत विचित्र ढंग से हुए हैं। बोले क्या हुआ है? तो बोले आधा सिर मतलब इंसान का है और आधा पत्थर का है। राजा क्रोधित में भर गया और उसी समय उसके दिमाग में एक योजना बन रही थी कि पास के राज्य में उसने अपनी पुत्री का जब स्वयंवर किया था तो उसने अपने इस राजा चंद्रसेन को न्योता दे दिया था। लेकिन जब उसे पता चला था तो उसने न्योता वापस ले उसी में ये सोचा कि उसकी बेटी का विवाह है और जब तक वो विवाह में रहेगा तब तक उसका सारा राजकोष में लूट लूंगा। और राजकोष जाके उसने लूट लिया। लूटने के बाद उसने कहा कि जब एक दिन राजा शिकार पे जा रहा था तो उसे एक सुंदर लड़की मिली जिसने कहा कि मैं पास के राज्य की रानी हूँ, राजकुमारी हूँ और मैं आपसे विवाह करने के लिए प्रस्ताव रखा था, लेकिन आपकी तो विवाह हो चुकी है। बोला हाँ वो मेरी पत्नी है। बोला आपका विवाह तो पास के ही भी विवाह भी किए राजा, तो आप एक गरीब किसान की बेटी से। बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, वो 7 समुंदर पार की मेरी राजकुमारी। बोला कुछ नहीं, ये सब तुम्हारे मंत्री ने किया है, जो तुम्हारे मंत्री का ये सब किया धरा है और नहीं विश्वास है तो तुम जाके पूछो। उसकी एक बहन और है जो चलो उसके पास लेके चलो। जैसा ही लेके वो जाता है तो उसका देखता है कि एक बहन और है और उसका पिता
वहाँ पे खड़ा है। जब पिता से पूछता है तो पिता डर से सारी बातों को बता देता है, और बता देने के बाद राजा जब घर में आता है क्रोध से, तो बोलता है मंत्री को और अपनी रानी को, दोनों को कारागृह में डाल दो और अपनी बच्चे को जंगल में जाके छोड़ा। ऐसे बच्चे को रखने से क्या फ़ायदा। उसके बाद जब अपने जब राजा बुलाया गया तो जब बोला कि अब उस लड़की को कहा कि अब आप ही मेरी पत्नी है, आपसे भी विवाह करूंगा। बोले हाँ महाराज ठीक है। उसने विवाह कर लिया। कुछ दिन समय बीता और जब कुछ दिन बाद जब राजा के नींद मतलब रात में सोने समय दूध में नींद की दवा डाल देती थी रोज रोज, और वो कोई और नहीं थी, वो दूसरे राज्य की सेनापति की बेटी थी जो राजकोष को वापस लेने आई थी। और वो जब राजा गहरी नींद में सो गया तो उस राज्य का पूरा सोना चुरा कर लेके चल गई। जब चल गई तो उसने कहा कि महाराज जो देखो ये तो चली गई है, पूरा मेरा राज खाली हो गया। उसने अपने राजगुरु को बुलाया। राजगुरु ने उसे डांटते हुए कहा कि मूर्ख, तुमने अपनी पत्नी और अपने मंत्री को जो जेल में बंद कर दिया, जो तुम्हारे हित के लिए सब कुछ करते, तुमने उसे ही जेल खाने में बंद कर दिया, और तुम्हें दूसरे पे भरोसा है। अब जाओ अपना भरोसा दूसरे पर लेते रहो। जो अब जाके भी चुपचाप उसे निकालो और उससे माफी मांगो। राजा ने रानी और मंत्री को दोनों को निकाला और अपनी बेटी जो बोला तुम्हारी बेटी भी समान रूप से अब हो गई है, तुम जाओ और उसे भी लेके आओ। उसे जब फेंका गया था तो उसे रास्ते में एक लकड़हारा मिला था जो कि बहुत गरीब था। जैसे ही लकड़हारे की पत्नी ने उस बच्चे को छुआ तो उसका शरीर समान हो गया था। क्योंकि वो बहुत पुण्य पड़ताती थी, उसके घर में भी कोई संतान ना थी, इसलिए कि वो माया से वो समान हो गए और उसी के घर में बड़ी होने लगी। राजा उसके घर में गया और माफी मांगा, बहुत सारे सोने और हार भेंट में दिए और अपनी बच्ची को वापस ले आया। और इधर आकर मंत्री को भी अपना माफी मांगी, सजा को माफ किया और रानी को भी बाहर निकाल के लाया। और उसने कहा कि आप दोनों ही हैं जो मेरे राज्य को संभाले हुए, वरना किसी ने अब तक तो लुटा चुका हुआ होगा। यहीं पर से अब राज्य में पूरा खुशी का लहर फैल गया। और अब जब राज्य में फैसला होता है तो मंत्री और रानी की सलाह से ही फैसला होता है, जो कि प्रजा के हित में होती है। और कर्ज वसूली हमेशा के लिए उसे माफ कर दिया गया। अब उस गांव में, उस राज्य में कोई भी गरीब भिखारी भूखे पेट कोई नहीं सोता था। जितना ही राजा क्रूर था उतना ही दयावान हो गया। और भगवान की कृपा से उसके घर में एक संतान और हुए जो कि पुत्र हुए, जो उसका वंश को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हुआ। यह तो कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन कहावत अभी भी सीख मुझे यहाँ पे दे जाती है कि देखिए, अगर किस्मत में अगर आपको बढ़िया करना रहेगा तो आपके साथ सब बढ़िया होगा, और अगर आप बुरा कीजिएगा तो हमेशा आपको फल बुरा ही मिलेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, कर्म हमेशा अच्छे कीजिएगा, फल भी आपको अच्छा ही मिलेगा। जिस तरीके से राजा के बदले रानी ने अच्छे कर्म किए थे, इसलिए उसका राज बचा हुआ था। और उसकी क्रूरता इतनी बढ़ गई थी कि राजकोष में सारा सामान वो लूट के लेके चल गए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो और ऐसी कहानियाँ और भी आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद।